हाँ भी बच्चों, देखिए अब अपने करते हैं रेस्पिरेशन का पार्ट 8 और अपने बात कर रहे थे पारवी कमल का भविष्य ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, पारवी कमल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रवेश करता है, जहां पर यह एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए किस में प्रवेश करता है, क्रेब्स चक्कर में। तो अपनी बात करेंगे अब क्रेब्स चक्कर की। देखिए ये जो चक्र है ये कहां पर होता है, अभी पहली बात तो ये मैंने आपको बता ही दिया, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इस चक्कर की खोज किसने की थी, या ये जो चक्र है, इस चक्कर में होने वाली जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इनके बारे में किसने बताया था, क्रैब ने। किसने, क्रैब ने, जिसको अपने क्रैब्स भी कहते हैं। ठीक, क्रैब्स ने कब बताया, 1937 में। 1937 में, और इसके लिए इन्हें क्या मिला, नोबल पुरस्कार, नोबेल प्राइज मिला भी इनको, क्रैब्स को, इस साइकिल की खोज के लिए। ठीक, देखिए जो क्रैब चक्कर है इसका मुख्य उत्पाद सिट्रिक अम्ल होता है। क्रैब चक्कर का जो मुख्य उत्पाद है ना वो क्या है, सिट्रिक एसिड है। क्रैब चक्कर का मुख्य उत्पाद क्या है, सिट्रिक एसिड है। या क्रैब चक्कर के द्वारा जो प्रथम प्रोडक्ट बनेगा ना वो कौन है, सिट्रिक एसिड है। तो इसलिए अपने क्रैब चक्कर को सिट्रिक एसिड चक्कर भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड चक्कर या साइकिल। ठीक, तो ये हो गया। अब एक बात और, यह जो सिट्रिक एसिड है ना इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है भी। इस सिट्रिक एसिड में ये जो कंपाउंड होता है सिट्रिक एसिड, इसमें कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। इसी कारण क्रैब चक्कर को ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्कर भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्कर। दोबारा देखिए, क्रैब चक्कर की बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ये चक्कर चलता है भी। इस चक्कर की खोज क्रेब्स ने की थी 1937 में, और इस कार्य के लिए क्रेब्स को नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक, अब देखिए कि ये जो चक्कर है ना, इस चक्कर में जो प्रथम प्रोडक्ट बनेगा, प्रथम जो मुख्य प्रोडक्ट बनेगा वो है सिट्रिक एसिड। तो इसी कारण इस चक्कर को अपने सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल चक्कर भी कहते हैं। और ये जो सिट्रिक एसिड है ये इसमें कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलते हैं, 3 मिलते हैं। तो इसी कारण क्रैब चक्कर को एक नाम और भी दिया गया है, ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्कर। ठीक है, अब आपसे पूछ लें कि ये कहाँ पर संपन्न होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होता है। देखिए इस चक्कर में कई मध्यवर्ती कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है। इस चक्कर में कई मध्यवर्ती कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है, जैसे ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, इस तरीके से। तो अपने अब इस चक्र की डिटेल करते हैं अभी, यानी इस चक्र में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है, क्रमवाइज करते हैं। तो क्रेब्स चक्कर, अब अपने क्रेब्स चक्र की डिटेल देखेंगे। जो पहला चरण है या जो पहला पॉइंट है वो क्या है, सिट्रिक अम्ल का निर्माण। सिट्रिक अम्ल का निर्माण, सिट्रिक अम्ल का निर्माण। देखिए यहां पर इसकी थ्योरी भी है, लेकिन थ्योरी से ज़्यादा बेटर अपनी साइकिल को समझे। साइकिल में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो और आपके याद भी साइकिल से ही रहेगा, एकदम थ्योरी आप रट नहीं सकते, साइकिल को मतलब अच्छे से आपको समझना होगा। देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बना है, पायरुविक एसिड, और ये प्रक्रिया क्या कहलाई थी, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के कितने अणु बने हैं, ये छोटी छोटी बातें आप नोट कर लेना, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के कितने अणु बने हैं, 2 अणु। और ये पायरुविक एसिड कितने कार्बन युक्त कंपाउंड है, 3 कार्बन युक्त कंपाउंड है। ठीक, अब देखिए पायरुविक एसिड से क्या बना है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये रिएक्शन कहां पर हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। रिएक्शन की प्रकृति क्या है, ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलिकेट, जो मैंने आपको बताया है। ठीक, अब देखिए ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है।
अब इसके दो अणु बने हैं तो ये भी दो ही होंगे, ठीक है। इसके भी कितने अणु बनेंगे? दो बनेंगे। यानी आगे की सारी रिएक्शन जो है ना वो कितनी बार चलेगी? दो बार चलेगी। आपको ध्यान रखना है, मैं लिखूंगा नहीं दो 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 बारी बारी, बस आपको समझ लेना है कि इसके दो अणु है तो इसके भी दो अणु है, ये सब दो दो ही है, ये भी दो है, ये भी दो अणु है, इसके भी दो अणु है, इसके भी दो अणु है, इसके भी दो अणु है। तो यानी यहां से लेकर आगे जो है ना, यहां से लेकर कि पायरुवेट एसिड के दो अणु है, इसके आगे जो अपने कर रहे हैं ना सारी रिएक्शन कितनी बार चलेगी? दो बार चलेगी, या प्रत्येक के दो दो अणु बनेंगे, ठीक। तो NADH प्लस H पॉजिटिव के दो अणु है, CO2 के भी कितने अणु निकल रहे हैं? दो अणु निकल रहे हैं। एसिटाइल कोएंजाइम A के भी कितने अणु बने हैं? दो बने हैं, ठीक। अब देखिए पायरुवेट एसिड कितने कार्बन युक्त है? 3 कार्बन युक्त है। अब एसिटाइल कोएंजाइम A कितने कार्बन युक्त है? CO2 निकल रही है, यानी एक कार्बन कम हो गया। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A कितने कार्बन युक्त अणु है या यौगिक है? 2 कार्बन युक्त यौगिक है। क्लियर? अब देखिए इस एसिटाइल कोएंजाइम A की क्रिया जो कि 2 कार्बन युक्त कंपाउंड है, इसकी क्रिया किसके साथ हो रही है? OAA के साथ। किसके साथ है? OAA के साथ, ठीक। और OAA यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन युक्त है? 4 कार्बन युक्त है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन युक्त है? 4 कार्बन युक्त। अब OAA की क्रिया किसके साथ हो रही है? एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ, और क्या बन रहा है? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। और यह एक संघननकारी अभिक्रिया है भी, संघननकारी अभिक्रिया। एंजाइम होता है संघननकारी एंजाइम, संघननकारी अभिक्रिया है, और एंजाइम को अपने कहते हैं संघननकारी एंजाइम, यानी जो इन दोनों को जोड़ देगा OAA और एसिटाइल कोएंजाइम A को। ये 4 कार्बन युक्त है, ये 2 कार्बन युक्त है, तो सिट्रिक एसिड कितने कार्बन युक्त होगा? 6 कार्बन युक्त होगा। तो क्या बन गया अपना? सिट्रिक अम्ल का निर्माण, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा स्टेप सिस एकोनिटिक अम्ल का निर्माण। सिस एकोनिटिक एसिड का निर्माण, ये देखिए सिट्रिक एसिड हो गया अपना। अगला स्टेप क्या है? सिस एकोनिटिक, एकोनिटिक ये लिखा हुआ है, सिस एकोनिटिक एसिड का निर्माण। अब देखिए सिट्रिक अम्ल जो है ना इसका डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब इससे जल का अणु बाहर निकलेगा, और यह विक्रिया किस एंजाइम की उपस्थिति में होगी? एकोनिटेज। और क्या बनेगा? सिस एकोनिटिक अम्ल बनेगा। तो ये भी कितने कार्बन युक्त है? 6 कार्बन युक्त यौगिक है भी। तो अपने कितने स्टेप हो गए? ये हो गया, ये हो गया। अगला क्या होगा अपना? आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण। नंबर 3 हो जाएगा आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण। आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण, ठीक। देखिए ये आइसोसिट्रिक एसिड है, सॉरी ये सिस एकोनिटिक एसिड है, और सिस एकोनिटिक एसिड की क्रिया किसके साथ होगी? जल के साथ, यानी जल का एक अणु जुड़ेगा। एंजाइम सेम है, एकोनिटेज, और क्या बनेगा? आइसोसिट्रिक एसिड, यानी सिस एकोनिटिक जो एसिड है ना उसका जल योजन होगा, यानी जल का अणु जुड़ेगा, एकोनिटेज एंजाइम है, और बनेगा आइसोसिट्रिक अम्ल। तो ये अपना आइसोसिट्रिक अम्ल बन गया। ये भी कितने कार्बन युक्त है? 6 कार्बन युक्त अणु है। आगे देखिए अगला जो चरण है वो क्या है? अगले चरण में अपना बनेगा ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल। ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल बनेगा, ठीक है। तो अपने चरण को नाम क्या देंगे? आइसोसिट्रिक अम्ल का ऑक्सीकरण। ऊपर लिख रहा हूं, चलो मैं अब चौथा स्टेप जो है ना अपना क्या बना है? आइसोसिट्रिक अम्ल बना है तीसरे स्टेप में, ठीक। चौथा स्टेप क्या होगा? आइसोसिट्रिक अम्ल का ऑक्सीकरण। आइसोसिट्रिक अम्ल का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। देखिए
यह आइसोसिट्रिक अम्ल है और इसका ऑक्सीकरण होगा, और आइसोसिट्रिक अम्ल के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड। क्या बनेगा? ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड। आइसोसिट्रिक अम्ल का ऑक्सीकरण होगा यानी इससे हाइड्रोजन निकलेगी, और यह हाइड्रोजन कौन ग्रहण करेगा? NAD पॉजिटिव, और हाइड्रोजन ग्रहण करके NAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH प्लस से H पॉजिटिव में। एंजाइम कौन सा होगा? आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, यानी आइसोसिट्रिक एसिड का ऑक्सीकरण होगा और बनेगा अपना ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड। ठीक, तो ये बन गया ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड। अब पांचवा चरण है अभी। कौन सा चरण है? पांचवा क्या होगा? ऑक्जेलोसक्सेनिक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण। ऑक्जेलोसक्सेनिक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण मतलब CO2 को बाहर निकलना। देखिए ये जो ऑक्जेलोसक्सेनिक अम्ल है ना, ये कितने कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन है कंपाउंड है, याद रखना है। और ऑक्जेलोसक्सेनिक अम्ल का क्या होगा? विकार्बोक्सिलीकरण, यानी जो ऑक्जेलोसक्सेनिक अम्ल है ना उससे CO2 निकलेगी, तो ऑक्जेलोसक्सेनिक अम्ल है, इससे क्या निकल रही है? CO2 निकल रही है। एंजाइम कौन सा है? डी कार्बोक्सिलेज, जो क्या बन रहा है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। यह 5 कार्बन युक्त है भी, क्योंकि एक CO2 निकल गई ना, एक अणु CO2 का निकल गया। ठीक, तो कार्बन संख्या में एक की कमी आ गई तो 5 कार्बन युक्त। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है भी अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। क्वेश्चन कहता है कि क्रेब्स चक्कर में एकमात्र यौगिक जो 5 कार्बन युक्त होता है कौन सा है? यही है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। ये एक ही ऐसा यौगिक है जिसमें 5 कार्बन है, बाकी 6 या 4, किसी में 6 मिलेंगे, किसी में 4 मिलेंगे। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है, तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। ठीक, तो ऑक्जेलोसक्सेनिक अम्ल का अपनों विकार्बोक्सिलीकरण कर लिया है। अगला स्टेप है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल का ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल का ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण। देखिए इस रिएक्शन में क्या होगा? जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल है ना उसका ऑक्सीकरण होगा और साथ में CO2 निकलेगी। देखिए ये अपना अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल है, इससे CO2 निकल रही है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण कैसे होगा? हाइड्रोजन के निकलने से, और निष्कासित हाइड्रोजन को कौन ग्रहण करेगा? को एंजाइम। और यहाँ पर को एंजाइम की भूमिका कौन निभा रहा है? को एंजाइम की भूमिका कौन निभा रहा है? NAD पॉजिटिव। तो NAD पॉजिटिव ये हाइड्रोजन को ग्रहण करके अपचित हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH प्लस H पॉजिटिव, साथ में CO2 निकलेगी। एंजाइम कौन सा हो जाएगा? डिहाइड्रोजिनेज, और साथ में को एंजाइम A भी इस रिएक्शन में भाग लेगा, कोएंजाइम A। तो यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल का क्या हुआ है? ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण, यानी ऑक्सीकारी यानी इससे हाइड्रोजन निकली है, यानी ऑक्सीकरण हो गया। निष्कासित हाइड्रोजन को NAD पॉजिटिव ग्रहण करेगा जो कि एक प्रकार का कोएंजाइम है, और NAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH प्लस H पॉजिटिव। ये ऑक्सीकृत रूप है, ये अपचित रूप है। साथ में कोएंजाइम A भी इस रिएक्शन में भाग लेगा और साथ में क्या निकलेगी? CO2, यानी CO2 निकल रही है। तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल का क्या हो रहा है? विकार्बोक्सिलीकरण हो रहा है। हो गया। अगला स्टेप क्या है अपना? देखिए सक्सेनिक एसिड का निर्माण। सक्सेनिक एसिड का निर्माण। अब यहां पर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल के ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण से बनेगा क्या? भी सक्सेनिल कोएंजाइम ये बनेगा। ये भी देख लीजिए, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल से क्या बन रहा है? सक्सेनिल कोएंजाइम ये बन रहा है। कितने कार्बन युक्त है? यह 4 कार्बन युक्त है।
ठीक, अगला स्टेप क्या है? अगले स्टेप में क्या होगा? सक्सिनिल कोएंजाइम ए से क्या बनेगा? सक्सिनिक एसिड। तो अगला स्टेप हो जाएगा अपना सक्सिनिक अम्ल का निर्माण। सक्सिनिक अम्ल का निर्माण, सक्सिनिक अम्ल का निर्माण, और ये 7 नंबर है। अभी देखिए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए का अपघटन होगा जल की उपस्थिति में। एंजाइम कौन सा है? थायोकाइनेज। और क्या बनेगा? सक्सिनिक एसिड बनेगा। यहाँ पर एक फॉस्फेट समूह है भी सक्सिनिल कोएंजाइम ए से अलग होगा, और वो फॉस्फेट समूह है ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट यानी जीडीपी के साथ जुड़ेगा, और क्या बनेगा? जीटीपी बनेगा। तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, जल अपघटन हुआ है थायोकाइनेज की उपस्थिति में, और इस रिएक्शन में एक फॉस्फेट समूह है इससे निकला है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए से निकल कर किससे जुड़ा है? जीडीपी से जुड़ा है। ठीक, और जीटीपी बना है। ठीक, तो ये हो गया अपना सक्सिनिक एसिड। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि जो अपना सक्सिनिक एसिड है ना, वो किस प्रकार बन रहा है। देखिए कि सक्सिनिल कोएंजाइम ए का जल अपघटन होता है। सक्सिनिल कोएंजाइम ए का थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है? जल अपघटन। H2 निकलती, ये H2 भाग लेती है, और इस दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? ऊर्जा। ठीक, जब इस सक्सिनिल कोएंजाइम ए का जल अपघटन होगा तो क्या मुक्त होगी? ऊर्जा मुक्त होगी, और इस ऊर्जा का उपयोग किस में किया जाता है? जीडीपी से जीटीपी को बनाने में, और क्या बनेगा? अपना सक्सिनिक एसिड। अगला स्टेप देखिए, सक्सिनिक अम्ल का ऑक्सीकरण। सक्सिनिक अम्ल का ऑक्सीकरण, देखिए ये सक्सिनिक अम्ल है और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है फ्यूमेरिक एसिड में। सक्सिनिक अम्ल का ऑक्सीकरण फ्यूमेरिक एसिड में हो रहा है। सक्सिनिक एसिड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के निकलने से होता है, और हाइड्रोजन को कौन ग्रहण करता है? कोएंजाइम। अब की बार कोएंजाइम चेंज हो गया, अब की बार कौन आ गया है? एफएडी आ गया है, और एफएडी किस में कन्वर्ट हो रहा है? FADH2 में, और इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज कर रहा है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो सक्सिनिक अम्ल से क्या बन गया? फ्यूमेरिक अम्ल। ये भी 4 कार्बन में युक्त है, ये भी 4 कार्बन युक्त है। ठीक, अगला देखिए 9 नंबर, मैलिक अम्ल का निर्माण। मैलिक अम्ल का निर्माण, देखिए फ्यूमेरिक एसिड जो है ना, उसका जल योजन होगा, यानी फ्यूमेरिक अम्ल की क्रिया जल के साथ होगी। एंजाइम है फ्यूमेरेज, और क्या बनेगा? मैलिक अम्ल बनेगा। ठीक, फिर अगला स्टेप क्या जाएगा? मैलिक अम्ल का ऑक्सीकरण, मैलिक एसिड का ऑक्सीकरण। देखिए मैलिक अम्ल का ऑक्सीकरण मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा। ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। मैलिक अम्ल का ऑक्सीकरण होगा तो हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन को कौन ग्रहण करेगा? NAD पॉजिटिव, और NAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH प्लस H पॉजिटिव में। देखिए ये भी 4 कार्बन युक्त कंपाउंड है, और ये भी मैंने ऑलरेडी लिख रखा है 4 कार्बन युक्त कंपाउंड है। ठीक, तो इस प्रकार ये क्रेब्स चक्कर अपना पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स है वो कौन कौन से हैं? एक तो ये स्टेप इम्पोर्टेंट है अभी, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल से क्या बन रहा है? सक्सिनिल कोएंजाइम ए बन रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कौन सी इम्पोर्टेंट होगी। एक तो वो जहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, एक वो
जहाँ पर वी कार्बोक्सिलीकरण हो रहा है, और एक वो जहाँ पर एनर्जी मुक्त हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ऑक्सीकरण कितनी जगह हो रहा है वो देखिए। इस पूरे क्रेब्स चक्कर में ऑक्सीकरण कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ है। इस पूरे क्रेब्स चक्कर में ऑक्सीकरण 4 बार हुआ है। पहली बार ऑक्सीकरण तो यहाँ पर हुआ है जब आइसोसिट्रिक एसिड से क्या बना है? ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल, ये पहली बार है। दूसरी बार यहाँ पर हुआ है जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल से सक्सिनिल कोएंजाइम ये बना है, ये दूसरी बार है। ये तीसरी बार है जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक अम्ल बना है, और ये चौथी बार है जब मैलिक एसिड से OA बना है। तो आपसे पूछ ले कि क्रेब्स चक्कर में कितनी बार ऑक्सीकरण होता है? तो 4 बार ऑक्सीकरण होता है। कहाँ कहाँ पर होता है ये मैंने आपको बता दिया। ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। ठीक, कितनी बार NADH+H पॉजिटिव बनता है? 3 बार बनता है। 1 बार, 2 बार और 3 बार। NADH+H पॉजिटिव कितनी बार बनेगा? 3 बार। FADH2 कितनी बार बनता है? ये रहा FADH2, एक ही बार बनता है। तो 3 बार वो बनता है, 1 बार ये बनता है, टोटल 4 बार ऑक्सीकरण होता है। ये हो गया। आपसे पूछ ले वी कार्बोक्सिलीकरण कितनी बार हुआ है? भी इस पूरे क्रेब्स चक्कर में वी कार्बोक्सिलीकरण कितनी बार हुआ है? 2 बार। वी कार्बोक्सिलीकरण मतलब CO2 का निकलना। एक तो ये रही, यहाँ पर CO2 निकली है इस रिएक्शन में, और दूसरा नेक्स्ट रिएक्शन में ये रहा। यानी जब ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल बनता है ना, तब भी वी कार्बोक्सिलीकरण होता है, ये 1 बार। और फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल से सक्सिनिल कोएंजाइम ये बनता है ना, तब भी वी कार्बोक्सिलीकरण होता है, तो 2 बार। इस पूरी रिएक्शन में वी कार्बोक्सिलीकरण कितने बार हुआ है? 2 बार, 2 टाइम्स। और ऑक्सीडेशन 4 टाइम्स। और एनर्जी रिलीज ये रही। एनर्जी रिलीज एक ही जगह हुई है, एनर्जी मुक्त एक ही जगह हुई है। देखिए जब सक्सिनिक एसिड से जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए से क्या बना है? सक्सिनिक एसिड बना है। तो जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनता है जल की उपस्थिति में एंजाइम थायोकाइनेज, तब एनर्जी मुक्त होती है। और उस एनर्जी का उपयोग GDP से किसके निर्माण में होता है? GTP के निर्माण में होता है। GDP से क्या बनेगी? GTP। ठीक, और जो GTP है ना, वो अपना फॉस्फेट समूह किसे देगी? ADP को, और ATP बनेगी। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये वापस से GDP पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर GDP से क्या बनी है? ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट से क्या बना है? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो GTP है ना, ये अपना फॉस्फेट समूह किसे देगी? ADP को। ADP से क्या बनेगी? ATP। और ये GTP जब अपना फॉस्फेट इसे दे देगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? GDP में। ठीक, तो आप ये भी कह सकते हो कि ग्लाइकोलाइसिस में कितनी बार एनर्जी रिलीज होती है, या कितनी बार ATP बनती है, या कितनी बार GTP बनती है? तो 1 बार। रिएक्शन वो अपनी ये रही। ठीक, अब आपसे पूछ ले कि क्रेब्स चक्कर में कितनी बार ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलीकरण होता है? क्रेब्स चक्कर में कितनी बार ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलीकरण होता है? ऑक्सीकरण तो 4 बार हुआ है, वी कार्बोक्सिलीकरण 2 बार हुआ है, लेकिन ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलीकरण क्रेब्स चक्कर में कितनी बार हुआ है? 1 बार। वो रहा ये। जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल से क्या बनता है? सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनता है ना, तब क्या हुआ है? इस रिएक्शन में ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलीकरण हुआ है। एक ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलीकरण यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन ये क्रेब्स चक्कर से पहले है। क्रेब्स चक्कर की शुरुआत तो यहाँ से होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने के बाद। तो एक ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलीकरण यहाँ पर हुआ है जब पायरुविक एसिड से क्या बना है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। और 1 बार ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलीकरण यहाँ पर हुआ है जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल से क्या बना है? सक्सिनिल कोएंजाइम ए। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं अपने कल।